नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आधुनिक भारत के बारे में। ठीक है, वो भी स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत के बारे में। ठीक, समझ गए। और उसमें हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके साथ जो संघर्ष है और उसकी कहानी है। ठीक, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। समझ गए। चलिए देखिए, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता मजबूत हो रही थी तब उसके पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान अपनी आज़ादी बनाए हुए थे। भारतीय शासकों ने भी इनके साथ अच्छा रिश्ता जो है मेंटेन किया हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने एक एक करके क्या किया, इनकी आज़ादी खत्म कर दी और इनको अपने राज्य में कायम कर लिया। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1816 ईस्वी में नेपाल के साथ संधि होती है। इसके तहत उसको क्या कहते हैं कि भाई तुम मेरे दोस्त बन जाओ और तुम मुझे गोरखा सैनिक जो है वो क्या करना, सैनिक सप्लाई करना। ठीक, ये पूरा अंग्रेजों का रहता है ताकि उनको जो है दोस्त बना लिया जाए और उनसे जो है अपने सेना में बहादुर सिपाहियों की भर्ती की जाए। ठीक, पहला ये। दूसरा, 1855 ईस्वी में संधि होती है। किसके साथ होती है? बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ। ठीक, तीसरी संधि होती है तिब्बत के साथ 1904 ईस्वी में। ठीक, चौथी संधि होती है 1922 ईस्वी में अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, लेकिन एक और संधि होती है भूटान के साथ, ये होती है 1865 में। इसके बारे में भी बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, उतने अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, स्पेक्ट्रम के अंदर, लेकिन मैं बैकग्राउंड जरूर बताऊंगा आपको, कहानी जरूर बताऊंगा क्योंकि कहानी है थोड़ी दिलचस्प। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसके तरफ। ठीक, तो पहले जो हम नेपाल या फिर म्यांमार या फिर हम तिब्बत या अफगानिस्तान की बात करें, उससे पहले हम लोग थोड़ा भूटान की देख लेते हैं। ठीक है, भूटान की बात कर लेते हैं, भूटान की कहानी को देख लेते हैं। देखिए, वो दौर था 1824 का। ठीक है, जिसमें किससे युद्ध चल रहा था? युद्ध चल रहा था म्यांमार से। अब म्यांमार से युद्ध तो चल रहा था, युद्ध का नतीजा आया 1826 आया। 1826 में जो है एक संधि हुई म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ, जिसके तहत क्या किया गया कि ये असम का जो क्षेत्र है ये मिल गया अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों का इस पे जो है राज कायम हो गया, पूरा कब्जा हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब भूटान के साथ इनकी सीमा जो है लगने लगी, मिलने लगी। अब भूटानी उस समय क्या करते थे? भूटानी ये करते थे कि वो छापा मारा करते थे। किन इलाके में? वो अंग्रेजों का जो इलाका मिला था इनको, ठीक है, बंगाल का जो इलाका था और असम का जो इलाका था, इसमें लगातार वो छापा मार रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि वो पूरा कंट्रोल करें इस पे। ठीक है, और इसके लिए उनको मना भी किया। अब इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, उस समय थे लॉर्ड एल्गिन। ठीक, लॉर्ड एल्गिन नाम का एक वायसराय था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एशले एडन को भेजा। एशले एडन करके नाम था। ठीक है, उसको भेजा कहाँ? भूटान। भूटान में भेजा, भूटानी दरबार में भेजा। ठीक है, कि जाओ तुम दूत बन के जाओ और तुम वहां पे जो है ये प्रस्ताव रखो, ये बात बोलो कि भैया हमारे क्षेत्र में जो है ये काम आप मत कीजिए। ठीक है, नहीं तो परिणाम जो है आपको भुगतना पड़ सकता है। अब जब वो बेचारा गया, एशले एडन जब वहां पे गया तो उसके साथ जो है भूटानियों ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया, दरबार में बहुत अपमान किया उसका और उसको धक्का उक्का दिया। ठीक है, उसको मतलब बहुत बुरा भरा बोला और फिर कहा कि भाई ऐसा है कि तुमको एक संधि पे साइन करना पड़ेगा, ऐसे तो हम जाने भी नहीं देंगे। अब संधि ये है कि तुम्हारा जो इलाका है दर्रा वाला, जहां हम छापा मारते हैं, वहां से तुम पीछे हट जाओ। ठीक है, और अपने वायसराय को बोलो कि वहां से पीछे हट जाए, नहीं तो फिर बुरा परिणाम होगा। अब ये संधि जो है जबरदस्ती करवाई जाती है। ठीक, अब इस संधि को लेके जो है वापस लौटता है एशले एडन, आता है लॉर्ड एल्गिन के पास। ठीक है, तो सारी घटना बताता है, कहता भैया ऐसी सी बात हो गई। लॉर्ड एल्गिन बोलता है कि भैया हम जो है अब तो कुछ दिन में जाने वाले हैं। ठीक, तो इसको जो देखेगा वो लॉरेंस देखेगा। तो लॉरेंस आने वाला था, वो आया, उसने देखा ये संधि, बोला भैया हम नहीं मानेंगे इस संधि।
इस संधि को नहीं मानेंगे और हम करेंगे तुम्हारे साथ युद्ध। तो फिर 1865 का वो टाइम आता है, 63, 64, 65, ठीक है, जिसमें होता है भूटानियों के साथ युद्ध। और इस युद्ध में जो है मतलब हरा देते हैं। हराने के बाद फिर होती है ट्रीटी साइन, एक संधि होती है, ठीक है, 1865 में, ठीक, भूटानियों के साथ, जिसके तहत जो है उनको ये क्षेत्र जो है छोड़ना पड़ता है। और अंग्रेज क्या कहते हैं कि ठीक है तुम छोड़ो ये क्षेत्र और हम तुमको जो है सालाना भत्ता दिया करेंगे, ठीक। इस बात का वहां पे हो जाता है ट्रीटी के अंदर प्रावधान, और इसके तहत जो है फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और अंग्रेज जब इस पे कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं बढ़िया बढ़िया चाय का बागान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेपाल की, ठीक, यहीं तक था भूटान से जो भी था, ठीक है, कहानी। अब नेपाल की बात करते हैं। तो देखिए आंग्ल नेपाल संबंध और सीमाओं के साथ जो संघर्ष होता है, फिर युद्ध में कैसे परिवर्तित होता है उसके बारे में देखेंगे। तो नेपाल को आप देख रहे हैं मैप के अंदर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस साइड से भी इंडिया से और इस साइड से भी इंडिया से जुड़ा हुआ है, इस साइड से भी इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी सीमा मिलती है बिहार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, और अब ये उत्तराखंड की तरफ से देखेंगे और इधर वेस्ट बंगाल की तरफ से, ठीक, सिक्किम का भी पार्ट इसमें अब मिलता है, ठीक, लेकिन उस समय नहीं मिलता था। खैर चलिए, तो अब होता क्या है, अब ये होता है कि भारत की तरफ से नेपाल पर हमला सबसे पहले जो है वो मीर कासिम ने किया था 1762 ईस्वी में, लेकिन वो उसकी सेना जो है हार गई थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज का एक व्यापारी था, उसने भी नेपाल पे हमला किया था। नेपाल एक क्षेत्र था, अच्छा समृद्ध क्षेत्र था, ठीक है, तो उस पे जो है कब्जा चाहते थे, लेकिन कब्जा कर नहीं पाए थे ये लोग। कामयाबी उस व्यापारी को भी नहीं मिली थी। 1792 ईस्वी में अंग्रेजों ने नेपाल के साथ जो है व्यापारिक संधि करनी चाहिए। अब उसके तहत जो है 1802 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन नॉक्स और कर्नल मतलब कीर पैट्रिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को नेपाल भेजा। कहा कि जाओ बातचीत करो, ठीक है, तुम दूत बन के जाओ। लेकिन बातचीत जो हुई, लेकिन जो जिस मकसद के लिए गए थे कि हमको व्यापारिक संधि करनी है, ठीक है, व्यापार के लिए हमको यहाँ पे जगह उगह मिल जाए, वो मकसद जो है नहीं पूरा हुआ, कामयाबी नहीं मिली। अब आता है 18वीं सदी का दौर, ठीक है, जिसमें नेपाली जो है काफी ताकतवर हो चुके थे, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे। अब एक तरफ ब्रिटिश थे उसके, ठीक है, इस तरफ आप देखें तो ब्रिटिश, दूसरी तरफ देखें तो चाइना की तरफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बीच में पड़ता है आपका क्या, हिमालय, मतलब पूरा बर्फीला क्षेत्र। अब उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं, तो वो आए दक्षिण की तरफ। अब इस अभियान की तरफ जो है नेपाल ने क्या किया, सबसे पहले गोरखपुर पे जो है कब्जा कर लिया। अब गोरखपुर पे जो कब्जा किया तो नेपालियों का और अंग्रेजों का जो है सीमा वो निर्धारित नहीं हो पा रहा था। अब एक तो सीमा मिल गई थी और वो निर्धारित हो नहीं पा रही थी। अब ये जो है मुद्दा बन गया। अब अंग्रेज बोले कि भैया हमको सीमा तो निर्धारित करना है, या तो हमारा क्षेत्र छोड़ दो, ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। अब इस पे जो है नेपाल भी अड़ गया, उधर से बोला भैया हम तो कब्जा कर लिया, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसी बीच हुआ, दोनों के बीच ठन गई और युद्ध हो गया। 1814 ईस्वी में युद्ध शुरू हुआ दोनों के बीच, ठीक है, 1814 ईस्वी, ठीक। अब यही होता है पहला आंग्ल नेपाल युद्ध। अब इसमें जो है क्या होता है कि गोरखा उस तरफ से लड़ते हैं, गोरखा सैनिक जो है बहुत बहादुर होते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं, ठीक। अब 1813 का टाइम है। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है, ठीक है। अब आते ही उसको गोरखाओं से लड़ना पड़ता है, नेपालियों से इधर जंग छिड़ी है। 1814 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हो गया था। हेस्टिंग्स ने क्या किया कि उसने योजना बनाई। अब योजना ये बनाई कि नेपाल को तीनों तरफ से घेरना है। ये नेपाल है, ठीक है, अब इसको तीन तरफ से घेरना है, इधर पश्चिम की तरफ से, इधर से और इधर दक्षिण की तरफ से। तो इधर पटना की तरफ से, इधर गोरखपुर की तरफ से, इधर सतलज नदी की तरफ से, ठीक है, घेरना है। तो अब घेरने के लिए उसने कुछ लोगों को जो है ये सौंपा, ठीक। तो उसमें सतलज नदी की तरफ से कर्नल ऑक्टलोनी को भेजा और मेजर जनरल मार्ले को जो है पटना की तरफ से भेजा, और वहीं
जॉन वुड जो है उसको भेजा गोरखपुर की तरफ से कि तुम राजधानी पे सीधे हमला करना नेपाल की। अब इस अभियान के लिए इन तीनों को भेज दिया गया था। हेस्टिंग्स ने फिर क्या किया कि मेजर गिलेस्पी को मेरठ की ओर से भेजा कि जाओ तुम कर्नल ऑक्चलोनी को जो है मदद पहुंचाओ। ठीक, शुरुआत में तो गोरखा सैनिक खूब लड़े, खूब बहादुरी से लड़े, लेकिन मतलब अब क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना का सामना तो कर लिया, लेकिन उसके बाद 1815 का वो दौर आता है। 1814 में तो खूब लड़े, लेकिन 1815 में जो है ये जो सेना है गोरखा सेना वो कमजोर पड़ने लगी। अब कमजोर पड़ने लगी तो इस समय कर्नल निकोलस और गवर्नर जो था यानी मतलब हेस्टिंग्स, इसने क्या किया, अल्मोड़ा और कुमाऊं पर जो है कब्जा कर लिया। वहीं ऑक्चलोनी ने क्या किया, मई 1815 ईस्वी में गोरखा सेनापति जो अमर सिंह थापा था उससे जो है मालोना छीन लिया। ठीक है, मालोना का किला था उसको छीन लिया। अब युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने कुछ पहाड़ी जातियों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, जिससे उनको जो है युद्ध में काफी मदद मिली। युद्ध में हार की स्थिति देखकर गोरखा ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेपाल में उग्र दल जो है बहुमत में था। अब उसने क्या किया कि बोला नहीं नहीं भैया, हम संधि तो करेंगे नहीं किसी भी हाल में। ठीक, तो अंग्रेजों द्वारा जो संधि के लिए सख्त शर्तें रखी गई थी उसके कारण बातचीत नहीं हो पाई। इन परिस्थितियों में क्या हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है फिर से स्टार्ट हो गया। 28 फरवरी 1816 का टाइम है। ठीक, इस समय तक कर्नल डेविड ऑक्चलोनी ने मकवनपुर में गोरखा सेना को बुरी तरह हरा दिया। मकवनपुर में निर्णायक युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत चली। बातचीत जो है नेपाल के दरबार में चली मार्च 1816 ईस्वी में। उसी में हुआ सगौली का संधि। ठीक है, और सगौली के संधि के तहत जो है प्रस्ताव डाला गया कि भाई ये प्रस्ताव रहेगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 ईस्वी। अब इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सगौली की संधि के तहत तो मार्च 1816 में जो है इस सगौली की संधि के तहत नेपाल के साथ युद्ध खत्म कर लिया गया और नेपाल को बनाया गया अपना दोस्त राज्य। नेपाल ने अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमाऊं जिले जो है उसके साथ साथ हिमालय की तराई की ज्यादातर हिस्से जो है अंग्रेजों को देने के लिए मंजूर कर लिया। अंग्रेजी राज्य जो है यानी ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा तय कर दी गई। नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार जो है वापस ले लिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने की अनुमति दे दी गई। सगौली की संधि से अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। नेपाल अंग्रेजों का दोस्त राज्य बन गया। इसके बाद से अंग्रेजों को बड़ी संख्या में गोरखा सैनिक मिलते रहे, गोरखा सैनिक, ठीक है, क्योंकि बहुत बहादुर होते थे। इस संधि के बाद जो है शिमला, मसूरी, नैनीताल भी अंग्रेजों को मिल गए। अब अंग्रेजों को मध्य एशिया में अभियान के लिए आसान रास्ता भी मिल गया था। अब आता है बर्मा का टाइम। अब होता है आंग्ल बर्मा संबंध और उसके साथ हुए 3 युद्ध की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो नेपाल के साथ इतनी बातें हो गई, अब बर्मा के साथ चलेंगी बातें। ठीक है, तो आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, संबंध और 3 युद्ध और बर्मा का अधिग्रहण कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने मैप डाला है, आप लोग देख सकते हैं, अपर बर्मा, लोअर बर्मा। ठीक है, ये उसी टाइम का है जब इनके साथ जो है टेरिटरीज कौन कौन सी होती है संधि और उसके तहत कौन कौन सी टेरिटरीज जो है लॉस करते हैं कौन, बर्मा। ठीक, अंग्रेजों को। तो 19वीं सदी का दौर है। ठीक है, उसके शुरुआत में बर्मा एक आजाद देश था और बर्मा अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए कंपनी बर्मा के प्रति जो कुछ ज्यादा ही सतर्क थी। सतर्क रहना भी जरूरी था क्योंकि 1817 से 1818 ईस्वी में बर्मा के सैनिक अभियान के कारण असम में खतरा पैदा हो गया था। ठीक है, उस समय श्याम के लोगों द्वारा जो है दखल देने और बर्मी सेना को हरा दिए जाने के कारण यह खतरा तुरंत टल गया। लेकिन 1823 ईस्वी में बर्मियों ने कंपनी के द्वीप शाहपुरी पर हमला कर दिया। अब असम की सीमा पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हो गया। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1823 से 1824 ईस्वी के बीच लड़ा गया।
दूसरा बर्मा युद्ध जो है वो 1852 ईस्वी में लड़ा गया, और तीसरा जो आखिरी बर्मा युद्ध था वो 1885 ईस्वी में लड़ा गया। तीसरे बर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की और बर्मा जो है अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। तो हम लोग पहले आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में बात करेंगे जो 1823 से 24 में लड़ा गया। ठीक है, कुछ लोग जो है वो 23 से 26 भी बताते हैं, लेकिन बेसिकली जो किताब में दिया हुआ है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में वो 1823 से 24 में है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि युद्ध होता है और यांडबू की संधि होती है। ठीक, 1822 में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। 1822 में बरहा के सेनापति, ठीक, महाबुंदेला ने असम पर कब्जा कर लिया। फिर उसने मणिपुर भी जीत लिया। अब उसने कछार राज्य भी जीतना चाहा। तो लॉर्ड एमहर्स्ट था उस समय, उसने जो है इसका विरोध किया। इस प्रकार बर्मा सरकार और अंग्रेजों के बीच पहली अनबन हुई। आवा सरकार द्वारा शाहपुरी द्वीप पर कब्जा करने से अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजी सेना ने शाहपुरी द्वीप पर कब्जा कर लिया और बर्मा के विरुद्ध जो है क्या, युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी। ठीक, कि अब भैया युद्ध होगा। हमले के लिए अंग्रेजों ने दो तरफ से सेना भेजी। पहली सेना उत्तर पूर्व की तरफ से गई स्थल मार्ग से, और दूसरी सेना जो है मेजर जनरल सर आर्चीबाल्ड कैपबेल के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से भी गई। दोनों तरफ से घेर लिया गया। ठीक, अब एक तो बर्मा इस तरह का समझिए, ठीक, और इधर से भी सेना आ गई और इधर से भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो है एक सेना गई। ठीक, दोनों तरफ से अब बर्मा को घेर लिया गया। ठीक है, तो बर्मी सेनापति जो महाबुंदेला था उसने चटगांव के पास रामू नामक स्थान पर अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। लेकिन दूसरी ओर 11 मई 1824 ईस्वी को अंग्रेजों ने रंगून को जीत लिया। ठीक है, जो कि रंगून क्या था तो समझिए, तो उसकी राजधानी थी। अब उसको जीत लिया। 1825 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम भी जीत लिया। ठीक है, जो असम का एरिया इसके कब्जे में आ गया था, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किया था। ठीक है, जब भूटान की बात कर रहे थे। ठीक, इसी समय सेनापति महाबुंदेला अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध में मारा गया। अब कैंपबेल ने 3 हफ्ते बाद नीचे से प्रोम पर कब्जा कर लिया। नीचे से, ठीक है, इस तरफ से प्रोम पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेज बर्मा की राजधानी यांडबू, ठीक है, रंगून नहीं, यांडबू से 60 मील दूर रह गए, तब बर्मियों ने संधि का प्रस्ताव दिया। यांडबू की संधि हुई 24 फरवरी 1826 ईस्वी को। ठीक है, जो डेट बोल रहा हूं इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस संधि की मुख्य शर्तें ये थी। टेनासिरीम और अराकान के प्रांत जो है बर्मा सरकार ने अंग्रेजों को दे दिए। मणिपुर को भी आजाद मान लिया गया। बर्मा ने असम और कछार राज्यों से अपने अधिकार छोड़ दिए। बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए हर्जाने के लिए युद्ध के तौर पे जो है युद्ध में हर्जाना दिया गया, अंग्रेजों को दिए। आवा सरकार ने अंग्रेज रेजिडेंस रखना मंजूरी कर लिया। ठीक है, कि भैया हमारे यहाँ अंग्रेज रेजिडेंस रहेंगे। इस युद्ध से अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ और उन्हें उत्तर पूर्व में काफी जमीन मिल गई। यांडबू की संधि से अंग्रेजों की इज्जत बढ़ी और ब्रिटिश सरकार जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के इस काम से खुश हो गई। एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी गई। ठीक है, किसको दी गई? एमहर्स्ट को दी गई। ठीक, क्या दी गई? अर्ल ऑफ अराकान। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। ठीक है, आइए देखिए, अब साम्राज्यवादी नीति चलती है डलहौजी की। ठीक है, डलहौजी आ जाता है। यांडबू की संधि से पहला बर्मा युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन बर्मा के नए शासक ने इस संधि की शर्तों को अपमानजनक माना। अब उसके पालन उसका जो निर्वहन करना था उससे इनकार कर दिया कि भैया हम इसका पालन नहीं करेंगे, तुमने संधि जो की है वो तो भैया बहुत अपमानजनक है। इस बीच जनवरी 1848, ठीक है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है। डलहौजी ने सभी यूरोपीय देशों को बर्मा से अलग रखने की नीति अपनाई और किसी भी प्रकार से बर्मा पर अंग्रेजी आधिपत्य करने का पक्का इरादा कर लिया। फिर बर्मा ने यानी बर्मा के अंग्रेजी व्यापारियों ने भी शिकायतें शुरू कर दी। कहा कि भैया डलहौजी से कहा कि
भैया हमको जो है यहाँ पे मतलब पूरे सहयोग नहीं मिल रहा है और इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जो हम लोगों ने संधि की थी, ठीक है, यान्वू की, उसको ये मान नहीं रहा है, नया शासक तो इस तरह से हमारे साथ कर रहा है। अब इस आधार पे डलहौजी क्या करता है, इस आरोप के आधार पे, ठीक है, मतलब यान्वू की जो मतलब संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, इस आरोप के आधार पे उसने बर्मा के शासक के पास अंग्रेजी व्यापारियों के हट जाने के लिए आवेदन पत्र लिख के भेजा। अब बर्मा के नए शासक थाराबादी नाम था उसका, धाराबादी, उसने डलहौजी के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, बोला कि भैया हम मानेंगे नहीं, तुम्हारा जो भी प्रस्ताव हम नहीं देने वाले हैं, कोई भी किसी भी तरह का हट जाना, ठीक है। तो राजधानी में स्थापित ब्रिटिश रेजिडेंट जो था उसको भी बर्मा छोड़ने के लिए कह दिया गया, बोला कि भैया अब यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। इससे डलहौजी जो है गुस्सा आ गया, बोला ये तो पूरी तरह मतलब संधि का पूरी तरह उल्लंघन है। अब उसने अपनी सभी मांगों को मनवाने के लिए जल सेना यानी फिर से जल सेना का यूज किया। जल सेना के प्रमुख अधिकारी लैम्बर्ट को 3 विशाल युद्धपोतों के साथ जो है रंगून भेज दिया, बोला कि भाई तुम ये युद्धपोत जो है लेके जाओ और जरा देखो वर्मा का क्या हाल है, उसको थोड़ा समझाओ। शांति वार्ता के लिए जंगी बेरों को भेजना डलहौजी की आक्रामक नीतियों का ही परिचायक था, ठीक है, बात करने के लिए भेजा, लेकिन भेजा किसके साथ, युद्धपोत लेके भेजा। अब स्थिति को गंभीर देखकर बर्मा के जो शासक था वो अंग्रेजी व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए आश्वासन दे दिया, बोला कि भैया मान जाएंगे, तुम लोग को हर जाना दिया जाएगा। अपने आश्वासन को विश्वसनीय बनाने के लिए उसने रंगून के गवर्नर को भी मतलब कहा कि भैया छोड़ के मत जाओ, आओ तुम लोग बैठो। और जो रेजिडेंट था उसको भी बिठाया कि बोला भाई आओ, ठीक है, खामखा का युद्ध हो जाएगा। लेकिन लैम्बर्ट ने बाद में रंगून के नए गवर्नर अंग्रेजी प्रतिनिधियों से नहीं मिलने को अपमानजनक बताया, ठीक है। लैम्बर्ट ने बोला कि जो हम लोग प्रतिनिधि गए वो तो वहां मिला ही नहीं भैया, ठीक है, वो हमसे तो मिलने के लिए ये है मतलब आया ही नहीं, तो इसको अपमानजनक बताया कि बोला हमारा तो अपमान किया उसने बर्मा के एक शाही जहाज रॉयल येलो शिप को लेकर भागने की कोशिश की। अब उसने इस चक्कर में क्या किया कि जो वहां का रॉयल शिप था, ठीक है, येलो शिप उसका नाम था, उसको लेकर भागने की कोशिश की, किसने, लैम्बर्ट ने, ठीक। अब इस घटना से बर्मी भी जो है गुस्सा उठे और उन्होंने अपहरण कर लिए जहाज पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसी समय 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा जो युद्ध जो है वो शुरू हो गया। डलहौजी ने गुस्सा होकर बर्मा के शासक के पास लैम्बर्ट के जहाज पर की गई गोलीबारी के लिए माफी का प्रस्ताव भेजा। पहले उसने हर जाने के लिए भी कहा कि 12,000 पाउंड तो देना होगा, ठीक है, 12,000 पाउंड दे दो नहीं तो माफी मांगो। बर्मा के शासक ने कोई जवाब नहीं दिया तो डलहौजी ने जनरल गॉडविन को 5,800 सैनिकों और कई युद्धपोतों के साथ जो है बर्मा अभियान पर भेज दिया। 14 अप्रैल 1852 ईस्वी का समय है, ठीक है। मतलब इस समय तक क्या हुआ कि गॉडविन ने मर्तबान और रंगून पर कब्जा कर लिया। गॉडविन को भेजा और 1852 ईस्वी तक जो है उसने इन 2 जगहों पे, ठीक है, मर्तबान और रंगून पे कब्जा कर लिया। मई 1852 ईस्वी तक अंग्रेजी सेना ने बस्सीन के साथ साथ बर्मा के संपूर्ण सागर तट पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1852 ईस्वी में डलहौजी स्वयं बर्मा पहुंच गया और नवंबर तक उसने जो है प्रोम और पीगू को अपने कब्जे में कर लिया। दिसंबर 1852 ईस्वी है, मतलब इसमें जो है एक घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार प्रोम और पीगू अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया गया तथा डलहौजी ने उससे आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया। इस कारण दोनों पक्षों के बीच जो है किसी संधि के बिना ही युद्ध जो है समाप्त हो गया, ठीक। अंग्रेजों ने खुद ही युद्ध को समाप्त कर दिया। इस युद्ध का मुख्य कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी और पूर्व में अंग्रेजों के सम्मान की सुरक्षा की मुख्य भावना भी थी, ठीक है। अब आता है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। 1885 बर्मा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु के बाद उसका बेटा थिबू जो है वो शासक बनता है। वो शुरू से ही अंग्रेजों को दोस्त नहीं मानता था, दुश्मनी की नजर से देखता था, बोलता था इन्होंने सदा हमारा जो है उस तरफ से मतलब यांगू और जो हमारा पोर्ट था उस सब पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो अब इसको तो हम प्रोम पे कब्जा कर लिया, पीगू पे कब्जा कर लिया, ठीक। तो इस तरह
से देखता था कि नहीं ये तो हमारे दुश्मन है। तो शुरू से ही ऐसे ही सोच रहा था। पर 1876 का समय आता है, ठीक है। 1876 में दोनों राज्यों के संबंध जो है खराब हो चुके थे। 1878 ईस्वी में अंग्रेजी रेजिडेंट जो है वो बर्मा से वापस बुला लिया गया था, ठीक, क्योंकि अब संबंध खराब हो चुके थे, ठीक है। जो थिबू था वो बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे, ठीक। अब आता है 1885 ईस्वी में फ्रांस ने उत्तरी बर्मा से एक व्यापारिक संधि कर ली और अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर लिया उत्तरी बर्मा से, ठीक है। बर्मा का ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस साइड अंग्रेजों का कब्जा है और इस तरह से जो है इस तरफ से कौन, फ्रांस जो है संधि कर लेता है, ठीक। अब उत्तरी व्यापारिक संधि होता है, ठीक है, अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करता है। मांडले में एक फ्रांसीसी एजेंट भी दौड़ा दिया जाता है, ठीक है, उसका दौरा किया जाता है, ठीक। फ्रांसीसी एजेंट आता है अतः लॉर्ड डफरिन जो होता है वो सतर्क हो जाता है। इस समय तक लॉर्ड डफरिन आ जाता है, ठीक है, 1876। इस स्थिति को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने बर्मा के शासक के पास मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की मांग की। इसके साथ ही कई अन्य मांगे भी डफरिन ने बर्मा के शासक के पास भेजी, लेकिन बर्मा के शासक जो है थिबू, उसने डफरिन की सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बोला हम नहीं मानेंगे भाई। इन परिस्थितियों में अंग्रेजी सेना ने 1885 ईस्वी में ऊपरी बर्मा पर हमला कर दिया, ठीक। अब हमला किधर से हुआ, इधर से हुआ, ऊपरी बर्मा पे, ठीक है। केवल 14 दिनों के युद्ध में ही अंग्रेजी सेना ने संपूर्ण ऊपरी बर्मा और उसकी राजधानी जो मांडले थी उस पर कब्जा कर लिया। थीबो और उसके जो कट्टू मतलब वियो थे उनको रत्नागिरी भेज दिया गया, ठीक। मतलब थीबू और उसका जो सगा संबंधी था, कुटुंब कहते हैं उसको, ठीक, तो कुटुंबियों को कहाँ भेज दिया गया, रत्नागिरी भेज दिया गया, ठीक। अब तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, इसने क्या किया, आजाद बर्मा के भाग्य का अंत कर दिया। इस युद्ध के परिणाम से क्या हुआ, अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ, ठीक है। इसका परिणाम, अब संपूर्ण बर्मा जो है वो अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था तथा अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं जो है चीन तक विस्तृत हो गई थी। बर्मा के लिए अंग्रेजों ने एक उपराज्यपाल नियुक्त किया तथा संपूर्ण बर्मा की राजधानी जो है अब रंगून को बना दिया गया, अंग्रेजों ने बनाया। तो दोस्तों ये था, ठीक है, ब्रिटिश भारत का मतलब फैलाव और उनकी ताकत, कूटनीति और उसके दम पे किया गया अपने पड़ोसी राज्यों पर कब्जा, ठीक है, प्रभाव जो उन्होंने जमाया। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। बहुत स्लो बोला है मैंने, ठीक है, एनर्जी बहुत कम थी, ठीक है, फील नहीं कर पा रहा था इसलिए स्लो बोला है, तो आप थोड़ा सा जो है तेज करके सुन लेंगे, ठीक। तो आपको समझने में आसानी हुई होगी इसलिए थोड़ा स्लो बोला, ठीक है। आपके मन में अगर कोई सवाल है, ठीक है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी आप लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए